हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी सोशल साइंस में। ये 10th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की, जो कि उत्तराखंड में भी चलती है और पूरे इंडिया में भी चलती है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में। इसके बारे में आपको सबसे पहले बताऊँगी क्या मतलब होता है इसका। तो शुरू करते हैं। संसाधन एवं विकास। सबसे पहले संसाधन वो चीज़ें होती हैं, वो वस्तुएं होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं यानी कि हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। इसे हम संसाधन बोलते हैं। एवं विकास, इसमें यहाँ पे संसाधन बताया गया है और इसके साथ विकास यानी कि हम उसका विकास कैसे करते हैं, डेवलपमेंट कैसे करते हैं। तो किसी भी चीज़ का अगर हम विकास करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें होता है हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जिसे हम तकनीकी बोलते हैं। हमारे पास टाइम होना चाहिए, रिसोर्सेज होनी चाहिए कि हम कैसे उस संसाधन को हम उसे और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। अर्थात जो भी हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, उपलब्ध हैं, मौजूद हैं और जो हमारी आवश्यकताओं को यानी कि हमारी ज़िंदगी को आराम देती हैं, उन सबको हम क्या कह सकते हैं? संसाधन कहते हैं। तो संसाधन के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। जैसे कि अभी मैं इस बुक से पढ़ रही हूँ और आपको समझा रही हूँ, तो ये क्या कर रही है? हमारी एक ज़रूरत को पूरा कर रही है। तो हमारी जो ये बुक है, ये पुस्तक है, ये भी क्या हो जाएगी? एक संसाधन हो जाएगा। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतर प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। अब अगर हम संसाधन की बात करें, जो हमारा पर्यावरण में चीज़ें उपलब्ध होती हैं, उसमें हम कैसे बना सकते हैं उन्हें? सबसे पहले हमारे पास ऐसी प्रकृति होनी चाहिए, यानी कि अगर हम कागज़ बनाना चाहते हैं तो हमारे पास पेड़ उपलब्ध होने चाहिए। फिर हमारे पास तकनीकी होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी होनी चाहिए कि कैसे हम उसे बनाएंगे। और जो काम करने की जगह होती है, वो एक जगह हमारे पास होनी चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? संस्थान। तो इस प्रकार हम किसी भी नई चीज़ का जो हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, उसका निर्माण कर सकते हैं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। अब जो मानव है, मानव को हम विद्यालय भेजते हैं, यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। वहाँ पे जाके सीखते हैं, टेक्नोलॉजी सीखते हैं, नई नई प्रकार की प्रौद्योगिकी सीखते हैं, द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। और जब एक मानव या एक विद्यार्थी नई नई चीज़ें सीख लेता है टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो उसके साथ क्रिया करके यानी कि जो सीखा है उसे वर्किंग में लाकर अपने क्या बोलते हैं उससे नई चीज़ों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। आर्थिक विकास यानी कि जो हमारे पैसे हैं, संपत्ति है, इसको और बढ़ाने के लिए, इसमें तेज़ी लाने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसी संस्थाओं का भी निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? क्या आपको क्या लगता है, जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, ये क्या एक गिफ्ट है, नेचर का गिफ्ट है? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। एक्चुअली में हमारे पास पेड़ पौधे भी हैं, हमारे पास सूर्य का ताप भी है और जल भी है, लेकिन वो है, लेकिन जब तक मनुष्य ने उसका ज्ञान नहीं लिया, तकनीकी नहीं सीखी, तब तक हम क्या कर सकते हैं? हम उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं सही प्रकार से। तो यहाँ पर सिर्फ प्रकृति ही, ये प्रकृति का उपहार ही नहीं है, परंतु मानव की समझ, शिक्षा, तकनीकी समय का परिणाम है संसाधन। तो का ये परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं।
तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है जो पर्यावरण में पाया जाता है, जैसे कि क्या पाया जाता है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब मानव अपनी ज्ञान से, अपनी तकनीकी से पेड़ पौधों को काट कर उनसे फर्नीचर बनाता है और कागज़ बनाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मानव, तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार क्या करते हैं, जब हम फर्नीचर बना देते हैं तो उसके बाद हम उनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी को आराम मिलता है। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यह जो ये मतलब कैसे इसका क्लासिफिकेशन हो रखा है, वर्गीकरण हो रखा है, यहाँ पर हम बताएंगे। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजीव, यानी कि कोई संसाधन कैसा है, जीवित है तो उसे जैव कहेंगे, और अगर कोई निर्जीव है तो उसे अजैव कहेंगे। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य है या अनवीकरणीय योग्य है, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को पुनः उपयोग कर सकते हैं तो वह नवीकरणीय हो जाएगा, परंतु अगर हम किसी चीज़ को या किसी वस्तु को बहुत समय बाद पुनः यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हज़ारों वर्षों बाद, तो वह अनवीकरणीय योग्य हो जाएगा। स्वामित्व के आधार पर, यानी कि उसका मालिक कौन है, ऑनरशिप के आधार पर। व्यक्तिगत है, जैसे कि हमारे गांव में या शहरों में हमारे पास एक ज़मीन होती है तो उसका कौन होता है, एक व्यक्ति मालिक होता है। ऐसे ही जो पार्क वगैरह होते हैं गांव में, वो किसकी होती है, वो पूरे समुदाय की होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सामुदायिक। और राष्ट्रीय, जो हमारे देश में सड़कें बनी हुई हैं, यह सब किसके लिए बनी हुई है, सबके लिए बनी हुई है। सार्वजनिक स्कूल बने हुए हैं, यानी कि सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, ये सब के लिए बने हैं, तो इसमें हम राष्ट्रीय कहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय में वह आएगा जैसे कि महासागर होते हैं, उसमें से कोई खनिज वगैरह मिलते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश, यानी कि उससे हमारा कितना विकास हो रहा है। संभावी हम उसे बोलेंगे जो वर्तमान में तो उपयोग नहीं हो रही है, परंतु भविष्य में जिसकी संभावनाएं हैं, उन्हें हम संभावी बोलेंगे। और विकसित, भंडार, यानी कि हमारे पास भंडार परिपूर्ण है, परंतु अभी उपयोग करने के लिए तकनीकी उपलब्ध नहीं है, उन्हें हम भंडार में गिनेंगे। और संचित कोश, यानी कि जो हमने बचा के भी रखा हुआ है, जो संसाधन, जिन्हें हम भविष्य में ज़रूर यूज़ करेंगे, ज़रूर प्रयोग करेंगे, जब हमारे पास अच्छी से तकनीकी होगी, टेक्नोलॉजी होगी,